चलिए, आज बात करते हैं उस राजवंश की जिसने भारत की तस्वीर ही बदल के रख दी, महान मुगल। देखिए, मुगल साम्राज्य की कहानी कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। जैसा कि कहा गया है, इसमें कई परतें थीं। कहीं युद्ध था तो कहीं समझौता, कहीं सहिष्णुता तो कहीं बहुत ज्यादा कठोरता। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आपको हर रंग देखने को मिलेगा। तो हमारा यह सफर शुरू होगा पहले 6 शासकों के साथ, जिन्हें महान मुगल भी कहा जाता है। हम बाबर से शुरू करेंगे, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आखिर में औरंगजेब तक जाएंगे। इनके दौर में ही साम्राज्य बना, अपने शिखर पर पहुंचा और फिर इसके पतन की शुरुआत भी हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बाहरी विजेता से, एक ऐसा शहजादा जो एक खोया हुआ राज्य लेकर भारत के तख्त तक पहुंच गया, और उनका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। सोचिए जरा, एक तरफ तैमूर और चंगेज खान जैसे लड़ाकों का खून, और दूसरी तरफ बेघर एक छोटा सा राज्य भी हाथ से निकल गया। उनके पास नाम तो बड़ा था, लेकिन जमीन नहीं। तो वो अपने कुछ वफादार साथियों के साथ एक नई मंजिल, एक नई किस्मत की तलाश में निकल पड़े। और फिर वो पहुंचते हैं पानीपत। अब यहां सीन देखिए। एक तरफ दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की लाखों की फौज, बहुत बड़ी, लेकिन अनुशासन की कमी, और दूसरी तरफ बाबर की मुट्ठी भर मगर बेहद संगठित सेना। पहली नजर में तो ये लड़ाई नामुमकिन सी लगती थी, है ना? लेकिन बाबर के पास एक ऐसी चीज थी जो लोधी की सेना के पास नहीं थी, टेक्नोलॉजी। वो अपने साथ लाए थे मैचलॉक बंदूकें और तोपें। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा गेम चेंजर रहा होगा। साथ में तुर्को मंगोल युद्ध की बेहतरीन रणनीति और डिसिप्लिन्ड कमांड। बस इसी ने लोधी की इतनी बड़ी सेना को बिखेर के रख दिया। तो बाबर ने साम्राज्य की नींव तो रख दी, लेकिन उसे संभालना उतना ही मुश्किल था। उनके बेटे हुमायूं के दौर में तो यह साम्राज्य लगभग हाथ से निकल ही गया था। 15 साल, सोचिए, 15 साल वो बिना राज के भटकते रहे, और जब गद्दी वापस मिली भी तो कुछ ही महीनों बाद उनकी मौत हो गई। इससे पता चलता है कि यह नया नया साम्राज्य कितना नाजुक था। और इसी नाजुक साम्राज्य की बागडोर संभाली हुमायूं के बेटे ने, सिर्फ 13 साल की उम्र में। और यही लड़का आगे चलकर इस साम्राज्य का सबसे बड़ा निर्माता बना, अकबर। अब अकबर के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। वो एक टीनेजर थे, और उनके सामने था एक विशाल, अलग अलग संस्कृतियों वाला और लगातार विद्रोह करता हुआ देश। तो सवाल ये था कि एक विदेशी जीत को एक अपने से लगने वाले मजबूत साम्राज्य में कैसे बदला जाए, लोग इसे अपना कैसे माने। तो उनका पहला मास्टर स्ट्रोक था एडमिनिस्ट्रेशन में। उन्होंने शुरू की मनसबदारी प्रणाली। देखिए, ये एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम था। इसमें नोबल्स को उनकी काबिलियत के हिसाब से एक रैंक यानी मनसब दिया जाता था, और ये रैंक तय करता था कि उन्हें कितने सैनिक रखने हैं। सबसे जरूरी बात, ये पद खानदानी नहीं थे। मतलब कोई भी अमीर अपनी एक अलग पावर खड़ी नहीं कर सकता था। इससे वफादारी सीधे बादशाह के लिए होती थी। लेकिन अकबर की असली जीनियस पॉलिटिक्स में देखिए, उन्होंने वो किया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन राजपूतों से रिश्ते बनाए, शादियां की। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया जैसे टैक्स खत्म कर दिए। और तो और उन्होंने एक इबादत खाना बनवाया, जहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब एक साथ बैठकर धार्मिक मुद्दों पर बहस करते थे। ये एक तरह की रैडिकल सोच थी। अकबर ने जो मजबूत नींव रखी, उसी पर उनके बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां ने एक आलीशान इमारत खड़ी की। ये था मुगल साम्राज्य के वैभव का दौर, उसकी शानो शौकत का शिखर, खासकर शाहजहां का दौर। इसे मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। इस दौर में जो पैसा और शानो शौकत थी, वो उनके बनाए किलों, मस्जिदों और मकबरों में साफ दिखती है। ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसी भव्यता पहले कभी देखी नहीं गई थी। इस दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका मशहूर मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस, जो हीरों जवाहरात से जड़ा था, उसकी कीमत उस जमाने में 1 करोड़ रुपए थी। अब आप सोचिए, ये रकम कितनी बड़ी होगी। ये उनके बनाए सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट ताजमहल की लागत से भी दोगुनी थी। ताजमहल जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज जो ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। इस शानो शौकत के दौर के बाद आया शाहजहां के बेटे औरंगजेब का राज। एक ऐसा बादशाह जिसकी सोच और प्राथमिकताएं अपने पुरखों से बिल्कुल अलग थी। देखिए, जहां अकबर जोड़ने में यकीन रखते थे, वहीं औरंगजेब एक कट्टर शासक और विस्तारवादी थे।
उनका फोकस साम्राज्य को फैलाने और इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करने पर था। उन्होंने जजिया टैक्स वापस लगा दिया और लड़ाइयां लड़कर साम्राज्य को उसकी अब तक की सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचा दिया। और पूरे भारत को जीतने की यही जिद उन्हें दक्कन के पठार पर ले आई। उनकी जिंदगी के आखिरी 25 साल, जी हां 25 साल, इसी एक जंग में बीत गए। उन्होंने सल्तनतें तो जीती, बीजापुर, गोलकुंडा सब पर कब्जा किया, लेकिन मराठों के खिलाफ वो एक कभी न खत्म होने वाले गुरिल्ला युद्ध में फंस गए। इस जंग ने उन्हें और उनके खजाने को पूरी तरह थका दिया। तो नतीजा क्या हुआ? कागज पर तो साम्राज्य अब तक का सबसे बड़ा था, लेकिन हकीकत में लगातार लड़ाइयों और अपने पुराने सहयोगियों से दुश्मनी ने इसकी नींव को अंदर से खोखला कर दिया था। जीत तो मिली, पर उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। तो 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य बिखरना तो शुरू हो गया, लेकिन मुगलों का असर वो हमेशा के लिए रह गया। उनकी एक लंबी परछाई है जो आज भी हम पर पड़ती है। आज भी देखिए, उनकी बनाई कई चीज़ें हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। उनका एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे बाद में भी लोगों ने अपनाया। एक अनोखा इंडो पर्शियन कल्चर। जाहिर है वो शानदार इमारतें जो आज भी खड़ी हैं। हमारे खाने में बिरयानी, उर्दू ज़बान, ये सब उसी दौर की देन है। और हाँ, एक ऐसा इतिहास जिस पर आज भी जोरदार बहस होती है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, 300 साल तक चलने वाला ये राजवंश, क्या वो सिर्फ बाहरी हमलावर थे जिन्होंने यहाँ कब्जा किया, या फिर वो आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से थे? ये एक ऐसी बहस है जो आज भी जारी है।